गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ, 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। तो आज हम ना एक अलग ही नजरिए से बिजनेस को देखने वाले हैं। समझिए एक वित्तीय जासूस की तरह। सोचिए किसी कंपनी की बैलेंस शीट एकदम शांत दिखती है, पर उसकी सतह के नीचे क्या चल रहा है। एक ऑडिटर के लिए हर खाता एक तरह का क्राइम सीन है और वाउचर उसका सबसे बड़ा सुराग। तो आज हम पैसों के इसी निशान का पीछा करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वे ऑडिटिंग की दुनिया के इसी जासूसी वाले काम, जिसे वाउचिंग कहते हैं, उसकी परतें खोलते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि ऑडिटर क्या चेक करता है, बल्कि ये समझना है कि वो ऐसा क्यों करता है। वो कैसे, मतलब इन कागज के टुकड़ों के जरिए ये पक्का करता है कि खातों में दर्ज हर एंट्री असली है, अधिकृत है और सही भी है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। कहानी के दो हिस्से हैं। पहले वो पैसा जो बिजनेस में आता है और फिर वो जो बिजनेस से बाहर जाता है। सबसे पहले बात करते हैं उस पैसे की जो बिजनेस में आ रहा है। यहीं से कहानी शुरू होती है ना। बिल्कुल। और यहीं पर आप कह सकती हैं सबसे बड़ी कलाकारी होती है। आते हुए पैसे को रिकॉर्ड ही न करना या कम दिखाना हेर फेर का सबसे आसान तरीका है। देखिए, एक बार पैसा किताबों में आ गया तो उसे निकालना मुश्किल है, लेकिन अगर वो किताबों में आया ही नहीं तो उसे पकड़ना कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसलिए यहाँ ऑडिटर का पहला काम ये पक्का करना है कि जो भी पैसा आया वो पूरा का पूरा और सही सही दर्ज हुआ है। तो अगर हम नकद बिक्री की बात करें जो कि सबसे ज्यादा होती हैं, तो यहाँ ऑडिटर के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या ये सिर्फ रसीदों का अंबार है या इसमें कुछ और भी छिपा है? ये रसीदों के अंबार से कहीं ज्यादा है। यहाँ ऑडिटर का काम सिर्फ रसीदें मिलाना नहीं, बल्कि बिजनेस के सिस्टम की नब्ज पकड़ना है। वो कैश मेमो के सीरियल नंबर क्यों चेक करता है? इसका असली मकसद ये जानना है कि क्या कोई दूसरी अनऑफिशियल रसीद बुक तो नहीं चल रही। अगर एक भी नंबर गायब है तो ये इस बात का सीधा संकेत हो सकता है कि एक समानांतर कैश इकोनॉमी चल रही है। अच्छा। जिसे किताबों में लाया ही नहीं जा रहा। असल खेल रसीद में नहीं, गायब रसीद में छिपा होता है। वाह, मतलब ऑडिटर सिर्फ ये नहीं देख रहा कि जो दर्ज है वो सही है, बल्कि ये भी खोज रहा है कि क्या कुछ ऐसा है जो दर्ज ही नहीं किया गया। ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। अच्छा, तो फिर देनदारों से मिलने वाले पैसे का क्या? वो तो सीधे बैंक में आता होगा ना, वहां क्या गड़बड़ी हो सकती है? देनदारों से पैसा वसूलना तो वैसे ही एक सिरदर्द है, और ऑडिटिंग के लिहाज से यहाँ बहुत चालाकी वाले फ्रॉड छुपे होते हैं। एक बहुत मशहूर तरीका है टीमिंग एंड लैडिंग। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए ग्राहक ए ने आपको 10,000 रुपए कैश दिए। अकाउंटेंट ने वो पैसा अपनी जेब में रख लिया और ए के खाते में कोई एंट्री नहीं की। कुछ दिन बाद ग्राहक बी ने 10,000 रुपए दिए। अब अकाउंटेंट ने बी से मिला पैसा ग्राहक ए के खाते में जमा दिखा दिया। अरे, अब बी का खाता खाली है। फिर ग्राहक सी पेमेंट करेगा तो उसका पैसा बी के खाते में डाल दिया जाएगा। ये तो एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला बन गया। एक का पैसा दूसरे के खाते में घूमता रहता है और अकाउंटेंट कैश इस्तेमाल करता रहता है। तो ऑडिटर इस साइकिल को कैसे तोड़ता है? उसे कैसे पता चलता है कि ये सब चल रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। इसे तोड़ने के लिए ऑडिटर सीधे ग्राहकों से संपर्क करता है,
जिसे डायरेक्ट कन्फर्मेशन कहते हैं। वो कुछ ग्राहकों को चिट्ठी भेजकर पूछता है कि साल के अंत में उनकी किताबों के हिसाब से कंपनी को उनसे कितना पैसा लेना बाकी है। अगर किसी ग्राहक का जवाब कंपनी के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता तो ये टीमिंग एंड लैडिंग का पर्दाफाश कर सकता है। समझ गया। इसके अलावा रसीद जारी होने की तारीख और बैंक में पैसा जमा होने की तारीख में अगर बहुत ज्यादा अंतर हो तो भी शक पैदा होता है। ये तो वाकई बहुत बारीकी का काम है। डिस्काउंट जैसी छोटी चीज पर भी इतनी नजर रखनी पड़ती होगी। अच्छा, रोज रोज की बिक्री के अलावा कभी कभी कंपनी अपनी कोई पुरानी मशीन या गाड़ी भी बेचती है। ये तो एक बड़ा लेन देन होता है। उस पैसे की जांच कैसे होती है? हाँ, संपत्ति की बिक्री प्लस बड़े और कभी कभार होने वाले लेन देन के लिए ऑडिटर का नजरिया बदल जाता है। यहाँ उसका ध्यान 3 चीजों पर होता है। पहला, अधिकार। क्या मैनेजमेंट ने यानी जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उस संपत्ति को बेचने की मंजूरी दी थी? इसके लिए वो मीटिंग के मिनट्स चेक करती है। दूसरा, मूल्य। क्या संपत्ति को सही दाम पर बेचा गया? कहीं उसे जानबूझकर किसी जानने वाले को सस्ते में तो नहीं बेच दिया गया? सही बात है। और तीसरा, अकाउंटिंग। बिक्री से हुए मुनाफे या नुकसान को सही तरीके से संपत्ति निपटान खाते में दिखाया गया है या नहीं, ये पक्का करना जरूरी है कि पैसा सीधे कंपनी के खाते में आया है। मतलब आने वाले हर रुपए का हिसाब रखना एक बड़ी चुनौती है, खासकर तब जब आप ये खोज रहे हो कि क्या कुछ गायब है। पर मुझे लगता है कि बिजनेस से बाहर जाने वाले पैसे को कंट्रोल करना और भी मुश्किल होगा, क्योंकि वहां तो खर्चे दिखाने के 1000 तरीके हो सकते हैं। एक फर्जी बिल बनाया और पैसा बाहर। पेमेंट्स की दुनिया में ऑडिटर की चुनौतियां कैसे बदल जाती हैं? आपने बेकुस सही नब्ज पकड़ी है। पेमेंट्स की जांच करते समय खेल पूरी तरह से बदल जाता है। यहाँ सबसे बड़ा जोखिम फर्जी भुगतान का होता है, यानी ऐसे खर्चे दिखाना जो हुए ही नहीं। इसलिए हर भुगतान के पीछे एक मजबूत वजह, एक असली बिल और एक मंजूरी, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। ऑडिटर का काम ये पक्का करना है कि पैसा सही काम के लिए, सही व्यक्ति को और सही प्रक्रिया के तहत दिया गया है। तो अगर हम सबसे आम खर्चे की बात करें, यानी माल खरीदना, कैश परचेज, तो यहाँ ऑडिटर सिर्फ सप्लाई का बिल ही देखता होगा? सिर्फ बिल देखना तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। एक अच्छा ऑडिटर यहाँ 3-वे मैच का सिद्धांत अपनाता है। इसे समझिए, ये किसी केस को सुलझाने जैसा है। पहला सुराग है परचेज ऑर्डर, यानी माल खरीदने का ऑर्डर किसने दिया और क्या वो इसके लिए अधिकृत था। ठीक है। दूसरा सुराग है गुड्स इनवर्ड रजिस्टर, क्या जो माल ऑर्डर किया गया था वो सच में कंपनी के गेट के अंदर आया। अच्छा। और तीसरा सुराग है सप्लायर का बिल, क्या बिल में वही माल और वही रेट है जो ऑर्डर किया गया था। जब ये तीनों कड़ियां मिलती है तभी भुगतान को सही माना जाता है। अगर इनमें से एक भी गायब है तो ये एक रेड फ्लैग है। और कर्मचारियों को दी जाने वाली सैलरी या मजदूरी, ये तो हर कंपनी का सबसे बड़ा और सबसे संवेदनशील खर्चा होता है। यहाँ गड़बड़ी की क्या गुंजाइश होती है? सैलरी ऑडिटिंग का सबसे दिलचस्प और जोखिम भरा हिस्सा है। यहाँ सबसे बड़ा फ्रॉड है घोस्ट एम्प्लॉय, यानी भूत कर्मचारी। 1 मिनट, घोस्ट एम्प्लॉय, ये तो सुनने में ही फिल्मी लगता है। क्या ये सच में होता है? ऑडिटर इसे पकड़ता कैसे? क्या वो हर कर्मचारी की गिनती करने जाता है? हर किसी की गिनती तो नहीं, लेकिन भूतों को पकड़ने के तरीके हैं। ऑडिटर अचानक से किसी दिन सैलरी बंटते समय मौजूद रह सकता है, खासकर जहां कैश में मजदूरी दी जाती है। या फिर वो सैलरी रजिस्टर के कुछ नामों को ज्वाइनिंग लेटर्स, अटेंडेंस रिकॉर्ड्स और बैंक अकाउंट डिटेल से मिलाता है। सबसे बड़ा सुराग तब मिलता है जब कई कर्मचारियों के बैंक खाते एक ही ब्रांच में हो, या उनके घर का पता एक जैसा हो। अच्छा। या कई लोगों के अकाउंट में एक ही मोबाइल नंबर लिंक हो। ये बहुत बड़े संकेत हैं कि पैसा घूमकर एक ही व्यक्ति के पास जा रहा है। कमाल है। मतलब डेटा एनालिसिस के जरिए इन पैटर्न्स को पकड़ा जा सकता है। अच्छा, बड़े खर्चों के अलावा ऑफिस में छोटे मोटे रोज के खर्चे भी तो होते हैं। स्टेशनरी, चाय पानी, टैक्सी का भाड़ा, इन्हें पेटी कैश कहते हैं। क्या ऑडिटर इन 100 रुपए के बिलों पर भी इतना ही ध्यान देता है? बिल्कुल देता है, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है। पेटी कैश के लिए ऑडिटर सबसे पहले ये देखता है कि कंपनी इम्प्रेस्ड सिस्टम का पालन कर रही है या नहीं। ये एक तरह से ऑफिस के खर्चों के लिए एक प्रीपेड वॉलेट जैसा है। महीने की शुरुआत में कैशियर को मान लीजिए 10,000 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है। जब वो खत्म होने लगते हैं तो उसे 10,000 रुपए वापस पाने के लिए हर 1 रुपए का हिसाब यानी वाउचर देना पड़ता है। अगर हिसाब 9,500 रुपए का है तो उसे वापस 9,500 रुपए ही मिलेंगे।
ये सिस्टम कैशियर को हमेशा जवाबदेह बनाए रखता है और छोटे-मोटे खर्चों में होने वाली लगातार गड़बड़ी को रोकता है। और बड़े खर्च, जैसे कोई नई मशीनरी खरीदना, जिसे पूंजीगत व्यय या कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, इसका वाउचिंग सामान्य खर्चों से कैसे अलग होता है? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। देखिए, पूंजीगत व्यय को ना एक ऑडिटर एक सामान्य खर्चे की तरह नहीं देखता, वो इसे एक निवेश की तरह देखता है। निवेश की तरह? हाँ, मान लीजिए आपने एक नई मशीन खरीदी। ये आपका खर्चा नहीं है, ये आपकी संपत्ति है। अगर अकाउंटेंट ने इसे गलती से खर्चा दिखा दिया, तो उस साल कंपनी का मुनाफा कागजों पर कम हो जाएगा, जो कि गलत है। ऑडिटर ये पक्का करता है कि इसे बैलेंस शीट में एक संपत्ति के तौर पर दिखाया गया है, न कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक खर्चे के तौर पे। इसके लिए वो बिल के साथ साथ मैनेजमेंट की मंजूरी और संपत्ति को स्थापित करने से जुड़े दूसरे खर्चे भी जांचता है। तो कुल मिलाकर ये हर लेन देन को उसके दस्तावेजी सबूत से मिलाने की प्रक्रिया है, चाहे वो एक छोटी सी चाय की रसीद हो या करोड़ों की मशीनरी का बिल। इस पूरी जासूसी के दौरान एक ऑडिटर को किन सामान्य बातों या खतरों का ध्यान रखना चाहिए? उसका डिटेक्टिव कोड क्या होता है? यहाँ कुछ सुनहरे नियम है। पहला, हर वाउचर उसी साल का होना चाहिए जिसकी ऑडिटिंग हो रही हो। ऐसा ना हो कि पिछले साल के बिल इस साल के खर्चों में दिखाए जा रहे हो। दूसरा, वाउचर्स में किसी भी तरह के बदलाव, जैसे रकम में काट छांट, को बहुत ध्यान से देखना होता है। आजकल टेक्नोलॉजी की मदद से फर्जी बिल बनाना बहुत आसान हो गया है, इसलिए बिल की क्वालिटी, प्रिंटिंग और जीएसटी नंबर जैसी चीजों पर भी ध्यान देना पड़ता है। तीसरा, ये पक्का करना कि एक ही बिल का इस्तेमाल 2 बार भुगतान के लिए तो नहीं किया गया। हाँ, ये भी हो सकता है। इसके लिए ऑडिटर अक्सर जांचे गए वाउचर्स पर एक पेड एंड कैंसल्ड की स्टैंप लगा देते हैं, ताकि उस सुराग को दोबारा इस्तेमाल न किया जा सके। और अंत में सबसे बड़ा और आखिरी पड़ाव होता है बैंक रिकंसिलिएशन। ये वो पल है जहां कंपनी की कहानी यानी कैश बुक की तुलना एक बाहरी और निष्पक्ष गवाह यानी बैंक स्टेटमेंट से की जाती है। अच्छा। अगर दोनों की कहानी में कोई अंतर है तो ऑडिटर को उसकी तह तक जाना ही पड़ता है। तो इन सब का क्या मतलब है? आज की इस चर्चा से ये साफ है कि वाउचिंग सिर्फ रसीदें चेक करने का काम नहीं है। ये एक जासूसी का काम है, जहां हर सुराग यानी वाउचर को ध्यान से परखा जाता है। ये वित्तीय रिकॉर्ड में विश्वास और सटीकता की नींव रखने जैसा है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये पूरी प्रक्रिया एक स्पष्ट और अकाट्य कागजी निशान, जिसे पेपर ट्रेल कहते हैं, बनाने के बारे में है। यही वित्तीय जवाबदेही की बुनियाद है। हर एंट्री के पीछे एक सबूत होता है जो बताता है कि वो लेन देन क्यों, कब और किसके द्वारा किया गया था। ये न सिर्फ ऑडिटर के लिए बल्कि मैनेजमेंट, निवेशकों और सरकार के लिए भी पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। बिल्कुल। ये सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाता है। अगर हर लेन देन का एक निशान होता है, तो उस स्थिति का क्या मतलब है जब कोई वाउचर गायब हो जाए? क्या इसका मतलब हमेशा धोखाधड़ी होता है, या इसके कुछ साधारण कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि वाउचर का खो जाना या ठीक से फाइल ना होना? और एक ऑडिटर अनुभव, शक और सबूतों के बीच संतुलन साधकर इन दोनों के बीच का फर्क कैसे तय करता है? शायद यही ऑडिटिंग को एक विज्ञान से ज्यादा एक कला बनाता है।